हेलो यंग स्टार्स, क्या हाल चाल? बहुत मस्त। मैथ मिष्ठान चैनल मैथ्स बाय धीरेन्द्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेंगे। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान भी है, बड़ा प्यारा सा भी है, लेकिन क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है भाई? जब आप घर बनाते हैं ना, तो जो सबसे बेसिक ब्लॉक्स जो होती हैं, नींव जो होती है, नींव का पत्थर जो होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये समझ लीजिए आपका ज्योमेट्री का बेसिक चीज़ है। अगर आपको लाइंस और एंगल्स नहीं पता होगा तो आप ज्योमेट्री में हमेशा फंसेंगे, दिक्कत ही दिक्कत होगी। इसलिए ये शुरुआती चीज़ है, इसको बड़े ध्यान से देखना है। आपको समझ में भी आ गया होगा बहुत सारा। फिर भी आइए हमारे साथ करते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और आपको रिवाइज भी करवा देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा बेटा कि लाइंस क्या होती है। लाइंस फॉर्म करने के लिए, लाइंस बनाने के लिए, एक लाइन बनानी, एक डिस्टिंक्ट लाइन बनानी हो तो मिनिमम कितनी पॉइंट्स के बीच बन सकती है, कितनी पॉइंट रिक्वायर्ड है जिससे कि आप लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो क्या आंसर देंगे आप? अगर एक पॉइंट से लाइन खींचना चाहेंगे, तो किधर भी कितना भी खींचेंगे, है ना। लेकिन 2 पॉइंट, इसके पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने यूक्लिड्स थ्योरम में देखा था, वहाँ पर बताया था कि 2 पॉइंट लगेंगे कि कितने, एक पॉइंट से कितनी लाइन होंगी, 2 पॉइंट से कितने खींची जा सकती हैं। तो कोई भी एक लाइन अगर खींचनी है तो आपको मिनिमम कितनी पॉइंट चाहिए? यस, 2 पॉइंट्स अगर है आपके पास, तब आप एक पक्का यूनिक लाइन वो खींच सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हो गया लाइन। तो एंगल क्या चीज़ होगा भाई? एंगल जब भी कोई दो लाइनें इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट करना मतलब कट करना। मान लो एक लाइन आपने ऐसे खींचा हुआ है और दूसरी लाइन हमने ऐसे खींचा हुआ है, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे एक एंगल बनता है। क्या बनता है? एंगल बनता है। ये आपका देखो यहाँ पे कितने एंगल बन गए, ये भी आपका एंगल बन गया, ये एंगल बन गया, ये एंगल बन गया, एंगल बन गया। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे क्या बने? एंगल्स। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं हमेशा खाली 2 ही लाइन क्रॉस करेगी, कट करेगी, बहुत सारी लाइनें कट करेंगी। और एक इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे हम लोग कि जब 2 लाइनें क्रॉस करेंगी तो उसमें कैसे एंगल बनेंगी, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, वो देखेंगे। ठीक है, और कैसी लाइन है और कैसा एंगल किस कंडीशन में बन सकता है? और बन सकता है आपका जब कई सारी पैरेलल लाइन हो, एक लाइन हो, इसके पैरेलल में दूसरी लाइन हो, तीसरी हो, या फिर और भी हो, या इतनी ही रहे मान लो, और एक लाइन और इसको कट करे ऐसे, तो भी आपके एंगल्स बनेंगे। और उसकी बड़ी ख़ास बढ़िया प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं ज्योमेट्री में, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये देखो यहाँ पे एंगल बन गई, कहाँ पे? हर एक जहाँ क्रॉस सेक्शन है वहाँ एंगल बनेगा, जहाँ कट हो रही हैं लाइनें वहाँ एंगल बनेंगे। ठीक है, ये सारे क्या बनेंगे? एंगल्स। जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वहाँ पे एंगल बनेगा और एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो भाई क्वेश्चन ये उठता है कि लाइंस और एंगल्स जानने की ज़रूरत क्या है यार? क्या ज़रूरत है? क्यों जाने हम? लाइन क्यों ज़रूरत है? एंगल जानने की ज़रूरत क्यों है? खाली ज्योमेट्री में ज्योमेट्री भी क्यों ज़रूरत है? मान लो एक आप हट ऐसे बना रहे हो, ठीक है, ऐसे हट बना रहे हो, तो इसमें क्या है भाई? इसमें भी देखो यहाँ पर कितने एंगल्स, ये इसमें भी देखो हर जगह लाइनें हैं। यहाँ देखो एक लाइन है, कितने एंगल्स हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली अगर ऐसे ही बनाना होगा आपको, एग्जैक्टली इतनी बराबर, एग्जैक्टली इसी शेप का बनाना हो, तो आपको वही लेंथ लाइनों की और वही एंगल यूज करना पड़ेगा, तभी बनेगा। ठीक है ना। आप जब भी कोई मॉडल बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाइए, बैम्बू स्टिक का बनाइए, थर्माकोल का बनाइए, कुछ भी एक मॉडल बना रहे हो, मान लो बैम्बू स्टिक का बना रहे हो तो, या तीलियों का बना रहे हो तो जितनी बड़ी बड़ी तीलियाँ चाहिए उतनी ही लेंथ की यूज करेंगे, उसी एंगल पर लगाएंगे, तभी वो शेप बनेगा। तो इसीलिए तीलियों की लेंथ मतलब क्या हो? लाइन। इंटरसेक्शन जो हुआ वो एंगल। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जैसे 2 लाइनें हैं, ये देखो
ये दूर बाहर भी जा सकती है और यहीं से एंडिंग भी हो सकती है। ये दो लाइनें हैं, इसके बीच में जो ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, ये क्या बन गया आपका, एंगल बन गया। ठीक है, वो प्रॉपर्टी है आपकी, वो सिमिलर बनाएंगे तब सिमिलर शेप बनेगा। ठीक है, और आप देखे होंगे बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें क्या होता है, कई फ्लोर होते हैं, कई फ्लोर होते हैं, कई फ्लोर होते हैं। कैसे आप देखोगे डब्बे टाइप के घर आजकल दिखते हैं। तो कैसे, मान लो एक घर ऐसे है फ्लैट, ऐसे लगे पैरेलल लाइन है, यहाँ पे पैरेलल लाइनें खींची हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे खिड़की बनाया, मान लो सब पे ऐसे खिड़की बना दिया, कुछ बना दिया। तो इसमें क्या आपका यूज हो रहा है, देखो लाइन है और ये सब क्या बन रहा है, एंगल। तो लाइन और एंगल हर जगह आपको यूज होना है। लाइन्स और एंगल्स के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दी आपको, क्यों ज़रूरत है। अब इसके बाद अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, बेसिक टर्म्स एंड डिफिनीशंस। किसकी, इस चीज़ों लाइन्स और एंगल से रिलेटेड कई सारे टर्म्स हैं, कुछ डिफिनीशंस हैं, वो देखते हैं। किस हेडिंग में देखेंगे, टर्म्स एंड डेफिनीशंस। ठीक है, अब बताओ लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है। ठीक, बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी होंगी, कहाँ पर ज़रूरत पड़ेंगी वो भी आपको पता होगा। मान लो दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले आपने एक लाइन ड्रा किया ए से बी, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और यही अगर इधर चलते चले जाए, इन्फिनिटी तक लंबी खींचती चले जाए और इधर चलती चले जाए दोनों साइड में, तो ये लाइन है। तो हम लोग जो खींचते हैं, कॉपी में ड्रा करते हैं, वो एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। ठीक है, और उसका नाम रखते हैं दोनों पॉइंट के ए एंड बी। ठीक, तो ए एंड बी जो है, हम ऐसे यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन ड्रा किए हैं, लाइन हम लोग जनरली उसको बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो जो ड्रा करते हैं कॉपी में दो पॉइंट्स के बीच में, वो क्या होती है, लाइन सेगमेंट कहलाती है। अब लाइन का डेफिनेशन क्या होता है, लाइन क्या है, लाइन किससे बनी है भाई, पॉइंट से मिलके बनी है। ये लाइन का डेफिनेशन आपका पिछले वाले चैप्टर में था, वहाँ पर बताया था मैंने, आप देख लीजिएगा कि क्या होता है, कई पॉइंट से मिल करके बनी होती है लाइन्स, डॉट से पॉइंट से मिल करके बनी होती है। ठीक है, तो आपका जो है दो पॉइंट्स के बीच में जो आप लाइन खींच रहे हैं, एक फाइनाइट लेंथ की लाइन खींच रहे हैं, तो वो एक्चुअल में लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट को दिखाते कैसे हैं, दोनों पॉइंट का नाम लिखते ए बी और उसके ऊपर ऐसे बार लगाते, ए बी बार, मतलब कि ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और अगर इधर भी चली गई लाइन, एंड तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, इधर भी जा रही है, और इसमें से दो पॉइंट लिया हुआ है, वो कहाँ जाके मिलेगी, एंड में, इधर दो पॉइंट, तो ए बी ऐसे ही दिखा देंगे, लेकिन उसके ऊपर क्या होगा, ए बी इधर ऐसे एरो, डबल साइडेड एरो। ठीक है, डबल साइडेड एरो अगर ऐसा लगा हुआ है तो ये क्या है, ये लाइन का है। ठीक है, दिस इज लाइन, लाइन का नोटेशन, और क्या है, लाइन सेगमेंट का है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है बेटा, और क्या चीज़ एक आएगा, ये तो देखो ये लाइन हो गई, ये लाइन सेगमेंट हो गई। और क्या होगा, कभी ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि मान लो इधर तो यहीं से शुरू हो रहा है लाइन, एक ऐसा कंडीशन शुरू हो जाए कि ए और बी है, और ए साइड में तो चली गई इन्फिनिटी तक और बी साइड में एंड हो गई है, तो इसको क्या बोलेंगे, बोलिए, इसको बोलेंगे रे। इसको क्या बोलेंगे बेटा, रे। और रे को क्या करते हैं, एक सिंगल डायरेक्शन लाइन से दिखाते हैं। कोई भी अगर रे है तो मान लो ए बी है, तो इस पर ऐसे रे ऐसे दिखा रहा है, इसका मतलब कि ये क्या है, रे। रे हिंदी में बोलते किरण, है ना, वो रे है। नॉर्मल प्रैक्टिस में हम लोग क्या करते हैं, खाली लिखते हैं, अगर लाइन की बात लिखनी हो तो कैसे लिखते हैं, ए बी, कैसे दिखाते हैं, ए बी। ए बी मतलब ये मत सोच लेना हमेशा ए बी दिखाएं, मतलब दो कैपिटल लेटर से कोई भी नाम दिखा देते हैं, दो एंड, दोनों लाइन का एंड जो है ना, उसका नाम कुछ भी रख दो, पी क्यू रख दो, एल एम रख दो, ए बी रख दो, है ना,
वैसे कोई भी नाम रख दो, वैसे हो सकता है। या फिर कभी कभी स्मॉल लेटर से भी दिखाया जाता है। लाइन्स का नाम कैसे दिखाते हैं, मान लो एक लाइन ये है आपकी, इसका नाम लिख दिया यल, एक दूसरी लाइन है उसका नाम लिख सकते हो यम। इस तरीके से स्मॉल लेटर में भी लाइन्स का नाम दिखाते हैं, ठीक है ना। एक और डेफिनेशन आपको जानना चाहिए, वो है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं भाई? लीनियर भाई, लीनियर का नाम आप सुने होंगे। लीनियर मतलब क्या? एक सीधी रेखा में, उसको बोलते हैं लीनियर। जो सीधा रेखा नहीं होगा वो नॉन लीनियर। कर्व भी आप पढ़े होंगे, कैसा कर्व में याद है ना आपको? ग्राफ वगैरह पढ़े हैं क्या? लीनियर ऐसा पढ़े होगे बेटा। ये नॉन लीनियर पढ़े होगे ना ग्राफ में। जो सीधे लाइन पे हो, एक स्ट्रेट लाइन पे हो, लीनियर है। जो स्ट्रेट लाइन पे नहीं हो, नॉन लीनियर है। सीधी सी बात है। कौन से पॉइंट्स को कोलिनियर बोलेंगे और कौन से पॉइंट को नॉन कोलिनियर बोलेंगे, वो कैसे, क्या डेफिनेशन होगा भाई? तो देखो, अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं तो उन पॉइंट को हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। मतलब समझ में आई ना बात? 3 से ज़्यादा, ये देखो आपकी मान लो एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, लीनियर लाइन, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। मान लो 3 पॉइंट है, ए बी एंड सी, 3 पॉइंट है ऐसे, या 4 है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। 3 or more पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे हैं तो उनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं बेटा? कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर वो एक लाइन पे नहीं है, ठीक है, 2 हैं और तीसरा नहीं है, 3 चाहिए मिनिमम, तीसरा नहीं है, मान लो 2 तो हो गई, ए और सी मान लो एक लाइन पे थे और ए यहाँ पे एक बी है, वो इधर है कहीं, तो ए बी सी ये नॉन कोलिनियर बोले जाएंगे। तो बात समझ में आया? कोलिनियर और नॉन कोलिनियर क्या होता है, पक्का? तो बच्चों हमने देखा लाइंस के बारे में। अब हम देखते हैं एंगल्स के बारे में। एंगल्स के बारे में अभी मैं इंट्रोडक्शन बता रहा था आपको, तो तुम बताया कि लाइनें कट हो रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वहाँ एंगल बन रहे थे। लेकिन नॉर्मली एंगल डिफाइन करते हैं, वहाँ पे क्या बोलेंगे कि जब दो रेज, रे क्या बताएं? रे मतलब एक डायरेक्शन में, एक एंड पॉइंट होगा दूसरे डायरेक्शन में चलती चले जाए, उसको क्या बोलते हैं? रे। अभी बताया मैं आपको, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको एंगल्स के बारे में। किसके बारे में बता रहा हूँ? एंगल्स के बारे में। तो एंगल कैसे बनेंगे ये बहुत डिटेल में आपने पहले भी डिफिनेशन में देखा हुआ प्रीवियस चैप्टर्स में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप जान लीजिए एंगल क्या है। एंगल एक ओरिजिन पॉइंट पे अगर 2 रेज ऐसे निकल रही हैं, 2 एंगल बनने के लिए 2 की मिनिमम ज़रूरत है, उससे ज़्यादा भी अगर निकल रही हैं तो और ज़्यादा एंगल बनेंगे, लेकिन मिनिमम 2 आपको अगर निकल रही है। रे मतलब यहाँ पे एंड पॉइंट है, इसको ओरिजिन बोले, और यहाँ से एक रे निकल रही है और एक रे ऐसे और निकल रही है और दोनों एक जगह पे मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जंक्शन पॉइंट है वहाँ पे क्या बना? एंगल। क्या बना बेटा? वो एंगल फॉर्म हुआ। और ये जो रेज इसको एंगल को बनाने के लिए यूज हुई उनको क्या बोलेंगे? ये कहलाते हैं आर्म्स, भुजा, हिंदी बोलते हैं भुजा। ये क्या है? आर्म्स। और ये क्या है? एंगल। दिस इज एंगल और दिस आर, ये क्या है? ये नहीं, ये क्या है? आर्म्स। और इसको क्या बोलेंगे बेटा? ओरिजिन यहाँ से तो ओरिजिनेट तो हो रहे, लेकिन इसका स्पेशल नाम क्या बोलते हैं? इसको जो भी कार्नर होता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये क्या हो गया? वर्टेक्स। तो एंगल के अंदर में अब टाइप्स, कई तरह के टाइप्स हैं एंगल, कई तरह के एंगल्स का नाम है। आपको शायद पता भी होगा बेटा, छोटे क्लासेस में भी कभी कभी आते हैं टर्म्स, वर्ड्स। तो अगर पता है तो आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, नहीं पता है तो तब भी देख लीजिए, है ना। और क्या करना है बेटा? अगर वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है आपको, मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या करना है बेटा?
दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो क्या करें, उन्हें भी खूब लाभ हो और हम लोग नए नए वीडियोस लाते रहें सबके लिए। ठीक है, चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम लोग काम की बातें करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए एंगल्स के बारे में पढ़ लिए। अब टाइप्स क्या होते हैं, एंगल के टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरह के एंगल होते हैं, सब जान रहे हैं ना सारे लोग? यस, सब लोग जान रहे हैं। चलो मैं कोई बात नहीं, फिर से थोड़ा सा हल्का जल्दी से बता देता आपको। टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये सब चीज़ें आपको पता होंगे वैसे तो। टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स, डिफरेंट टाइप के एंगल्स कैसे बनते हैं? अभी बताया मैंने कि जब दो रेज आपस में इंटरसेक्ट करें या फिर एक दूसरे पे कहीं मिलें, एक पॉइंट पे वर्टेक्स पे मिलें, तो जो क्या होगा, डिफरेंट टाइप के एंगल बनेंगे। और दोनों रेज जो मिल रही हैं, जो एक पॉइंट पे मिल रही हैं, उसका जैसे इंक्लिनेशन होगा, जैसा झुकाव होगा, उसी के हिसाब से कितना झुकाव उनका है दोनों आपस में, दोनों के बीच में कितना झुकाव है, उसी के हिसाब से एंगल डिफाइन किया जाता है, एंगल का टाइप बनता है। तो कौन कौन से एंगल बन गए, नाम पहले लिख देता हूँ फिर बताता हूँ, है ना? क्या क्या नाम होगा? पहला एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल, तीसरा क्या? तीसरा राइट एंगल, राइट एंगल। चौथा क्या? चौथा बताइए, राइट एंगल के बाद क्या होगा? स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल। और पांचवा क्या हो गया? फिफ्थ क्या हो गया भाई? फिफ्थ हो गया रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो क्या क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे पहचानेंगे आप कौन सा एंगल है? देखो, अगर ये दोनों रे बताए ना, ये रे इसको बोलेंगे, ये वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। चलो ए हो गया, मान लो ए ओ बी, ऐसे नाम लिख लेते हैं। ए ओ एंगल जो बन रहा है, ए वाला ए ओ बी, इसको क्या बोलेंगे? ये बोला जाएगा एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल कब बोलते हैं? जबकि वो 90 डिग्री से कम हो। मतलब 90 डिग्री से कम मतलब क्या? माइनस में नहीं होगा। कहाँ से कहाँ तक होगा? वो जीरो से ले करके वो एंगल मान लो ओ मान लो लिखते हैं, जो भी नाम यहाँ पे लिख लीजिए। चलो मान लिया कि हमने ये एंगल का नाम जो है ना एक्स है, ठीक है, डिफाइन करने के लिए। तो अगर एक्स की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है, 90 डिग्री से छोटी है, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। और अगर ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, ऐसे बन जाए, एक्स की वैल्यू ऐसे हो जाए, ठीक है, यानी कि क्या हुआ? 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो, 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। इसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। ये सेकंड वाला बन जाएगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा? 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। और बिल्कुल एग्जैक्टली अगर 90 पे हैं, दोनों 90 पे मिल रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलेंगे, अगर x इक्वल टू 90 डिग्री है तो इसको बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। बात समझ में आई? और फोर्थ नंबर का स्ट्रेट एंगल क्या है? अगर वो एंगल 180 डिग्री हो गया, यानी कि स्ट्रेट लाइन हो गया, दोनों ऐसे मिल गए, बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, एक रे इधर जा रही है और एक रे इधर जा रही है, तो उसको क्या बोल दिया? स्ट्रेट एंगल। क्या बोल दिया? स्ट्रेट एंगल। मतलब x इक्वल टू
180। एक्स कहाँ है? यहाँ पे, ये वाला एंगल। ठीक, ये हो गया स्ट्रेट एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल क्या हो गया भाई? रिफ्लेक्स एंगल क्या हुआ? अगर वो 180 से भी बड़ा हो जाए और 360 डिग्री, एक पॉइंट पे कितने मैक्सिमम डिग्री बनते, कितने एंगल बनते हैं बेटा? 360 डिग्री। अगर आपका कोई ऐसा एंगल बन जाए जो 180 से भी बड़ा हो जाए, ऐसे ऐसे, जो 180 से बड़ा हो जाए लेकिन 360 से छोटा हो, तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं? ये वाला रिफ्लेक्स एंगल है। क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। तो इसमें एक्स या जेड जो भी नाम लिखना हो लिख लो आप। तो इसमें जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी? एक्स की वैल्यू होगी आपकी, इट शुड बी ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री। अगर ऐसा है तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये आपके 5 तरह के एंगल हैं, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो बच्चों कुछ और मज़ेदार प्रॉपर्टीज देखते हैं। 2 बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो जानिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? क्या होता है भाई? 2 चीज़ें हैं। एक तो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स ये क्या होते हैं भाई साहब, बताइए? 2 ऐसे एंगल, जब दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, 2 ऐसे साथ साथ एंगल हों जिनको आपस में अगर जोड़ दिया जाए साथ साथ, मतलब 2 एंगल हैं और जिनका दोनों का सम करके अगर 90 डिग्री आ रहा है उन दोनों का सम, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, मतलब क्या? अगर एक एंगल ए है, ठीक है, और दूसरा एंगल बी है और इन दोनों का सम 90 डिग्री आता है, तो इसका मतलब ये हुआ एंगल ए इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल बी। अगर ऐसा क्वेश्चन में दे दिया कि एंगल ए इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल बी एंड वैल्यू ऑफ एंगल बी इज 30 डिग्री, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ए? आप बोलिए जल्दी से। 60 डिग्री, 90 में से माइनस कर दो। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल रहा है, क्वेश्चन में कहीं पे भी बोल रहा है 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जैसे बोला, आपको समझ लेना है कि वो दोनों का सम 90 डिग्री होना। तो एक की वैल्यू दिया तो दूसरे को 90 में से निकाल लो, जोड़ के 90 में से माइनस कर दो, आ जाएगा आपका फटाक से। इसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 2 ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। फिर से बोलता हूं, 2 ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। मान लो कोई भी ऐसे एंगल हो, यहाँ पे भी ए ही लिख लो या सी डी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, एंगल बी हो और अगर इनकी वैल्यू जोड़ने पे 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है, तो इन दोनों को, दोनों एंगल ए और एंगल बी को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। सप्लीमेंट्री एंगल हो गए, मतलब बी जो होगा ए का सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है, और ए जो है वो बी का सप्लीमेंट्री एंगल होगा। मतलब अगर बोल दिया कि 2 हमारे एंगल्स हैं, दोनों सप्लीमेंट्री हैं और एक एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है, तो दूसरे की एंगल की क्या वैल्यू होगी बताइए? तो 180 में से 30 निकाल दो, कितना हो गया भाई? 150। ठीक है ना? तो एक एंगल पता है तो सप्लीमेंट्री बोल दिया, तो इसका मतलब 180 में से माइनस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों का सम जो है 180 आता है। तो ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। अब एक और चीज आता है एडजेसेंट एंगल। थर्ड चीज एक बहुत मजेदार चीज है, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल भाई, एडजेसेंट मतलब क्या होता है? साथ साथ लगा हुआ। जैसे आप क्लास में बैठे हुए हो एक सीट पे और एक कोई आपका दोस्त बैठा हुआ है, तो क्या बोलते हो कि हमारा जो एडजेसेंट में बैठा हुआ है ना, वो मेरा दोस्त है ना? बोलते हो कभी? एडजेसेंट मतलब सटे सटे। तो एंगल के केस में कैसे होगा सटे सटे मतलब? सटे सटे मतलब क्या? दो एंगल ऐसे बन रहे हो, सपोज करो 2 रेज से मिलकर के एंगल बनेंगे
अब रेज हर जगह बात नहीं करेंगे, 2 लाइनें बोल लो, ठीक है, यहाँ से, ठीक। तो उसमें कंडीशन ये होना चाहिए, यहाँ पे देखो कितने एंगल बन गए, कितने एंगल यहाँ दिख रहे हैं आपको, एक एंगल, मान लो हम नाम लिख देते हैं ABCD, ऐसे मान लो हमने नाम लिख लिया, ठीक है। तो इसमें कितने एंगल आपको दिख रहे हैं, एक एंगल A दिख रहा है, एक एंगल A दिख रहा है, एक पूरा एंगल दिख रहा है। एडजेसेंट एंगल कौन कौन है भाई, एडजेसेंट एंगल एक होगा ABC का एडजेसेंट एंगल क्या होगा, CBD। एंगल कौन कौन, ABC इज एडजेसेंट टू किस, कौन सा एंगल, CBD, एंगल CBD। तो एडजेसेंट एंगल होने के लिए क्या कंडीशन है भाई, कि एक ही पॉइंट पे बने होने चाहिए दोनों पॉइंट। ऐसा नहीं कि एक एंगल आपने यहाँ ले लिया और एक एंगल दूसरे जगह पे है, या फिर ये साथ में नहीं है, इधर कहीं है एक एंगल ये, तो ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट मतलब बगल बगल होने चाहिए पहली बात, और बगल बगल भी कैसे होने चाहिए, उसमें इसको बोलते हैं ये कॉमन आर्म। क्या है, अभी हम लोग आर्म बोल रहे थे ना, जो रेज और जो लाइंस एंगल को फॉर्म कर रहे थे उसको हम लोग आर्म बोल रहे थे, ठीक है। एक कॉमन आर्म, और ये क्या है, नॉन कॉमन आर्म। तो नॉन कॉमन आर्म, इसमें कंडीशन है कि एक ही पॉइंट पे होने चाहिए एंगल दोनों एडजेसेंट एंगल, और जो नॉन कॉमन आर्म्स होने हैं वो कॉमन आर्म के बोथ साइड में होने हैं। बात समझ में आई, जो नॉन कॉमन है, एक तो कॉमन आर्म हो गया, मतलब कॉमन आर्म मतलब दोनों एंगल के बीच में कॉमन है। ये वाला देखो, ये एंगल बन रहा है, ये तो ये दोनों के बीच में ये एंगल बना और ये एंगल बना, ये कॉमन लाइन है, ठीक है। तो ये जो है कॉमन आर्म है, और ये क्या, नॉन कॉमन है। तो जो नॉन कॉमन आर्म होंगे, ये जो कॉमन आर्म के बोथ साइड में होंगे, एक इस साइड में होगा तो दूसरा इस साइड में। अगर ऐसा आप बोल सकते हो, अगर ऐसा बोलने की कोशिश करते हो कि एक ही साइड में कोई ले ले और बोले कि वो एडजेसेंट है, तो गलत है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आप सपोज करो, फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं, अगर हम क्या बोल रहे हैं कि एक आपका इसमें कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म है। अब ये सपोज करो कि इसको ए वाला एंगल बोले, अगर एक एंगल ए ले लें, ये बड़ा वाला, और एक एंगल ए ले लें, तो इसमें तो ये तो कॉमन आर्म हो गई, ये देखो क्या हो गई, कॉमन आर्म। लेकिन ये दोनों नॉन कॉमन आर्म हुई, अगर ये दोनों एंगल लेते हैं तो, है ना, तो ये दोनों एक ही साइड में हो गई। कौन, ये और ये एक ही साइड में हो गई। तो ये और ये एंगल, ये बड़ा वाला और ये वाला एंगल एडजेसेंट हुआ, नहीं हुआ। एडजेसेंट कौन कौन सा होगा, एक ये वाला हो जाएगा और ये वाला होगा। बात समझ में आया ना, क्लियर, पक्का। एडजेसेंट एंगल, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और देखो क्या है, फोर्थ पॉइंट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ऐसा एडजेसेंट एंगल हो कि जिसमें नॉन कॉमन आर्म हो। नॉन कॉमन आर्म जो कॉमन आर्म का बोथ साइड में रह रही थी, तो अगर ऐसे नॉन कॉमन आर्म, मान लो ये है, देखो ये भी है ना, ये कौन सा एडजेसेंट एंगल है, ये भी है एडजेसेंट एंगल है। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका ये कॉमन आर्म है और ये नॉन कॉमन आर्म बोथ साइड में है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। लेकिन एक और चीज इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्यों, कब बोलेंगे, कि जब ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन बना दें। क्या हो जाए, स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये एक सीधी लाइन है, इस पे एक आर्म मिल रही है और ये एंगल बन रहा है, तो इसको बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल से मतलब दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये मान लो x है, ये वाला, और ये वाला y है, ये दोनों एक तरीके से एडजेसेंट एंगल हुआ है ना, x y। लेकिन अगर यहाँ पे x एंड y इक्वल टू 180 डिग्री है, एंगल सिंबल लगा लेना, ठीक है। 180 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। लीनियर, सीधा सीधा कर दे रहा हूँ। और एक चीज क्या देखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिफ्थ,
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसकी भी बड़ी मज़ेदार प्रॉपर्टी होती है, इक्वल होते हैं, पता ही होगा आपको, आगे देखेंगे अभी। तो वर्टिकली अपोजिट कैसे, दो लाइनें मान लो कोई भी एक इंटरसेप्ट कर रही हैं ऐसे, तो इसके रिवर्स ऑर्डर में अगर ये वाला है तो इसके अपोजिट साइड में ये वाला है, वर्टिकली मतलब 90 डिग्री के सीधे उस साइड में। तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट, खड़े खड़े अपोजिट, तो ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये सब कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसका वर्टिकली अपोजिट कौन सा हुआ, ये वाला। इस वाले का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला हुआ, और इस वाले का वर्टिकली अपोजिट ये वाला हुआ। क्लियर, नहीं क्लियर, क्लियर, यस, ये तो आपको पता है। अब क्या, अब देखो एक और चीज़ इसमें दिया हुआ है बुक में, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो नाम से ही पता चल रहा है भाई, इंटरसेक्ट करना मतलब क्या होता है, कट करना, एक जगह कट करना। और नॉन इंटरसेक्ट मतलब कहीं कटे ही नहीं। तो नॉन इंटरसेक्टिंग कौन सी लाइनें होंगी, जो ये पैरेलल लाइंस होती हैं वो होंगी नॉन इंटरसेक्टिंग। और जो भी इंक्लाइंड दो लाइनें कहीं पे मिल रही होंगी, इंक्लाइंड होंगी तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी, है ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी हो गई, ये देखो कट कर गई, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों एक जगह कट हो गए, इंटरसेक्ट कर ली, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। और मान लो ऐसी लाइनें होती कि जो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, ये इस तरीके से, तो ये सब क्या है, ये हो गई आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अभी मैंने बोला था कि अब आप लाइंस को एल एम करके भी दिखा सकते हो, एल एम एन ओ ऐसे भी लिख सकते हो लाइंस को, ठीक है। ए बी सी डी तो लिख ही रहते, आप ऐसे भी लाइंस को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब कहीं पर कट नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल कैसे, कौन सी, रेलवे लाइंस, ट्रेन की लाइन कहीं इंटरसेक्ट करती क्या, नहीं। कहोगे यस सर, जहाँ क्रॉसिंग होती है, जहाँ मिक्स किया जाता है, तो वो दोनों लाइनें नहीं करती हैं। वो तो थर्ड लाइन अगर तीसरी कर दो, यहाँ से रेलवे की लाइन तीसरी बना दो तो इंटरसेक्ट करेगी, ये वाली इंटरसेक्टिंग हो गई, इन सबको कटर कर रही है। लेकिन ये जो पैरेलल में हो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इसको नहीं बोलेंगे बेटा, हाँ इसको नहीं, इसको छोड़ के ये वाली जो लाइनें हैं एल एम एन ओ, ये हो जाएंगी आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, करेक्ट। तो ये जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, जो पैरेलल लाइंस होंगी, इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो लाइन को बीच में, अगर मान लो दो ही की बात कर रहे हैं अभी, तो इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो पैरेलल लाइन के बीच में हर जगह सेम होती है, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका कैसा होगा, सेम होगा, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है तो पैरेलल लाइंस होंगे। बच्चों आइए एक एक्सियम देखते हैं, एक्सियम 6.1 जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। इसमें क्या बोला, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। सीधी सी बात है भाई, अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले एडजेसेंट एंगल को, लीनियर पेयर एंगल भी पढ़ा ना। इसमें क्या बोल रहा है, एक रे, ये रे नहीं, एक रे बोलता है ऑन अ लाइन, मान लो एक लाइन है, इस पे एक रे है, रे मतलब ये एक रे स्टैंड कर रहा है ना, ऐसे बना हुआ है। तब बोल रहा है कि देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री। अभी पढ़ा आपने क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, इसमें कौन कौन एडजेसेंट एंगल हुआ, एक ए हुआ और एक ए एंगल हुआ, यही दोनों। और ये क्या है, ये आपकी नॉन कॉमन आर्म्स है, दोनों साइड में है, अपोजिट साइड में है, और स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तभी तो बनेगी जब वो 180 डिग्री होंगे, ठीक है। तो एक एक्सियम है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, और दोनों एडजेसेंट एंगल अगर फॉर्म कर रहे हैं और एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, एक पॉइंट पर
जब दो अपोजिट साइड में है तो दोनों का सम कितना होगा स्ट्रेट लाइन पे? यहाँ 180, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सियम है। एक इसका अपोजिट भी है, एक्सियम 6.2। इसमें क्या बोला? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। मतलब अभी आपको बताया कि एडजेसेंट एंगल कब बोलते हैं, कब बोलते हैं? एक कोई भी अभी ले रहे हैं, इस एग्जाम के थ्रू नहीं है। देखो इसमें क्या था, मान लो ए ओ बी सी ऐसे है, ठीक है। तो ये हो गया इसमें कॉमन आर्म, ये हो गया नॉन कॉमन आर्म। तो इन दोनों को अगर जोड़ा जाए, क्या बोलता है? इफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। तो इसमें तो आप देख सकते हो भाई, या तो प्रोटेक्टर लगा के देखो, यहाँ पे लगाओ, इसको बढ़ाते जाओ। अभी आप नाप के देखोगे इसका और इसका दोनों सम को क्या होगा, ये 180 डिग्री नहीं आएगा। चलो, और ये तो क्या बोलते हैं इसको, एडजेसेंट एंगल है ना, वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्योंकि हमारी दोनों नॉन कॉमन के दो सब साइड पे और दोनों एंगल एक ही पॉइंट पे बने हुए हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो है कौन सा एंगल हुआ, ये एडजेसेंट एंगल हुआ। लेकिन ये वाला एक्सियम के हिसाब से अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री आए तो ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, मतलब AO और OC, वो स्ट्रेट लाइन होंगे। स्ट्रेट लाइन इसमें थोड़े दिख रहे हैं, बड़े ध्यान से देख रहे हो यार, सर क्या बोल रहे हैं? अरे ध्यान से सुनो, आप ध्यान से सुनना है। इसमें बोल रहा है कि AO और OC तब स्ट्रेट लाइन होंगे जबकि ये 180 डिग्री हो। 180 डिग्री मतलब आप ये देखो, ये कोई भी एंगल है, 45 है मान लो, तो ये भी 45 हो गया, या ये मान लो 60 था तो ये 30 है, जो भी है, ये एक एंगल सम हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे जोड़ते चले जाओ, एक एंगल को मान लो यहाँ फिक्स कर लो, दूसरे वाले को बढ़ाते जाओ, यहाँ प्रोटेक्टर देखो, नापते जाओ। तो ये जो है ना, ये दोनों का, इस एंगल का और ये वाला एंगल मान लो लेटते लेटते यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो जब ऐसे कंडीशन में आ जाएगा, ये वाला एक हो जाएगा और एक ये वाला, इन दोनों का जब सम, या तो देखो प्रोटेक्टर में फिर ये ऐसे ही दिख जाएगा आपको, स्ट्रेट लाइन बन गई। क्यों? स्केल लगा के देखो, सीधा बनेगी, लाइन बन गई, लाइन फॉर्म्ड हो गई। और दोनों का एंगल का सम निकाल के देखोगे तो क्या आएगा, 180। तो ज्योमेट्री के हिसाब से देख लो, नहीं तो फिर एक एक एंगल मेजर करो, ये वाली एंगल मेजर करो, जो भी आया। मान लो ये आएगा आपका 30 डिग्री, तो ये वाला क्या होगा, ये 150 डिग्री होगा। अगर ये 150 बन गया तो इसका मतलब ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन होंगे, यही बोल रहा है एक्सियम। बात समझ में आई ना? पक्का? आइए बेटा हम लोग थ्योरम 6.1 देखें। अब बड़ी कन्फ्यूजन हो रही हो भाई कुछ बच्चों को, कभी एक्सियम बोलने लगते, कभी थ्योरम बोलने लगते, क्या चक्कर है यार। तो मैंने एक्सियम और थ्योरम का डिफरेंस आपको पिछले वाले चैप्टर में बड़े अच्छे से बताया हुआ है। अब मेरा पिछला वीडियो जाइए और देख के आइए, ठीक है। थ्योरम वो होता है जिसको हम प्रूफ कर सकते हैं, एक लाइन में बता दूं आपको, ठीक है। एक्सियम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, बट वो फैक्ट है, सही बात है ना। तो इसमें क्या होगा भाई, आप देखिए, बोला इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ज्योमेट्री के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी को जानना है इसको, बिना इसके काम आपका कोई आगे प्रूफ होने वाला नहीं है। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये आपको पक्का जानना है, याद रखना है, ठीक है। लेकिन इसको प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे, आप देखो, इंटरसेक्टिंग दो लाइन खींचो, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। अब इसमें बताओ वर्टिकली अपोजिट एंगल, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कौन कौन होगा। मान लो एक AB एक लाइन है, एक लाइन है CD है, काटा कहाँ पे, मान लो O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एंगल AOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हुआ, और एंगल AOC इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल DOB या एंगल BOD हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। यही वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये बता रहा है कि बराबर होते हैं दोनों, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, एंगल AOD हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, ये प्रूफ करना है बेटा। तो कैसे प्रूफ होगा,
अभी आपने एक्सियम जो पढ़ा उसी से प्रूफ हो जाएगा। कैसे कि ये देखो, ये एक लाइन है ए बी और इस पे एक रे स्टैंड कर रही है? तो दोनों का सम कितना होगा फिर? ये और ये मिलके कितना होगा? 180 डिग्री। अभी पढ़े हैं ना, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे स्टैंड करती है तो दोनों का जो सम होगा, दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180। मतलब यहाँ पर आप जोड़ लो एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी ये वाला प्लस ये वाला एंगल, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। हुआ ना? एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। हुआ करेक्ट? और हमको ले आना है ये वाला एंगल, तो हमको कुछ ऐसा करना है कि ये वाला भी यूज में आ जाए। ये वाला भी कैसे यूज में आएगा भाई? ये देखो, ये सी डी है और इस पे ये रे स्टैंड कर रही है, कौन सी? ओ बी। सी डी पे ओ बी कर रही है, तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम भी 180 होगा ना? ये वाला स्ट्रेट लाइन, इस पे रे है, तो ये एंगल भी 180 डिग्री होगा। तो किसका किसका सम हो जाएगा? एंगल कौन सा? एंगल ये वाला सी ओ बी, एंगल सी ओ बी ये एंगल प्लस एंगल बी ओ डी या एंगल डी ओ बी, एक ही बात हुई, एंगल डी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, मान लो ये दो इक्वेशन हो गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये दोनों को देखोगे, इक्वेट करो, क्या है? राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा, सीधी सी बात है। तो इस साइड में देखो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी प्लस एंगल डी ओ बी। अब देखो एंगल डी ओ बी इधर भी है, इधर भी है ना? एंगल डी ओ बी इधर भी है, इधर भी है, तो ये हटा दो, ये हट गया आपका। तो बचा क्या? एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ बी। ये देखो, यही हमको प्रूफ करना था। एंगल ए ओ डी और सी ओ बी वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। आप इसी तरीके से ये दोनों को भी आप लेके, इसको और इसको लेकर के, और एक कॉमन वाला ये वाला लेके सेम तरीके से इन दोनों एंगल के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। तो क्या हो गया आपका? ये आपका थ्योरम बन गया। यही एक ही नहीं, यहाँ पे देखो एंगल ए ओ डी इक्वल टू सी ओ बी खाली नहीं भाई, यहाँ पे दो बन रहा हुआ है। एंगल ए ओ डी इक्वल टू सी ओ बी भी है और ये ए भी है। एंगल ए ओ सी इक्वल टू डी ओ बी, एंगल डी ओ बी, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, ये इसके बराबर, इसके बराबर। तो ये हो गया आपका थ्योरम 6.1। करेक्ट? आगे बढ़ा। यहाँ पे बड़ा प्यारा सा एक क्वेश्चन दिया हुआ बेटा। एग्जाम्पल 1 में दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, पी क्यू और आर एस, एक पॉइंट ओ पे कर रही हैं, और ये वाला रेशियो दिया हुआ पी ओ आर इज टू आर ओ क्यू। इन दोनों का रेशियो 5:7 है। ठीक है, 5:7 है। तो बोल रहा है कि सभी एंगल, चारों एंगल इस पर बन रहे हैं ना, सबको बताइए कितना कितना एंगल होगा, बताओ। ये दोनों कैसा है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। समझा दे रहा हूँ, ठीक है? एक एक लाइन लिखने के बजाय आप समझ लीजिए, ठीक है? ये दोनों लीनियर पेयर हैं, ये दोनों। तो इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। एज्यूम कर दीजिए, लेट एंगल पी ओ आर इक्वल टू क्या? 5x एंड एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 7x। ठीक है, यहाँ पर जो रेशियो दिया उसी हिसाब से मान लिए। तो क्या हुआ आपका? 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों लीनियर पेयर हैं। तो 5 और 7 क्या हो गया? 12x इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180/12। काट दो बेटा, काटो, कितना बचेगा? 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। तो अब एंगल पी ओ आर इक्वल टू 5x, मतलब 5 इंटू, ऐसे कर लेते हैं, 5 इंटू 15 कितना हो गया? 75 डिग्री। इसी तरह एंगल, ये वाला एंगल, दूसरा वाला आर ओ क्यू हमने अभी लिया था कितना? 7x। x की वैल्यू हमने निकाला कितना? 15। तो 7 इंटू 15 105, 15 7 जा 105 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों पता चल गया,
ये वाला एंगल पता हो गया आपको, ये वाला एंगल, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है तो ये सेम होगा, ठीक है। तो ये आप सीधे इसके बराबर लिख सकते हैं, एंगल SOQ इज इक्वल टू एंगल POR। POR आपने निकाल लिया 75, तो ये भी 75 हो गया, ये के बराबर ये हो गया और इसके बराबर ये हो गया। तो एंगल POS इक्वल टू एंगल ROQ इज इक्वल टू 105। बात समझ में आ गई? क्या क्या बनना भाई साहब, ये 75 हो गया, ये 75 हो गया, ये 105 हो गया और ये 105 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से चारों एंगल पता चल गया आपको, बहुत सिंपल। ऐसे बेटा इजी इजी एग्जाम्पल है, आप कीजिएगा, नहीं आएगा तो मुझे बताइए कमेंट में कि हमें एग्जाम्पल भी बताइए तो मैं बता दूंगा। आइए थ्योरम 6.6 देखते हैं, बहुत मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें बोल रहा है लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। बात समझ में आएगी? नहीं आई ना, चलो डायग्राम बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। बोल रहा है कि एक लाइन है मान लो, ठीक है, एक और लाइन है जो कि इस लाइन के पैरेलल है, और एक और लाइन है, ये देखो थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, टेंशन नहीं लेना, सीधी लाइन है मैंने खींचा, ठीक है, पैरेलल। और एक और लाइन है मान लो ए और इसके पैरेलल, मान लो एक LMN है। तो बोल रहा अगर L के पैरेलल M है और L के ही पैरेलल N है तो क्या होगा, तीनों पैरेलल होंगे, LMN तीनों पैरेलल होंगे, यानी कि ये दोनों भी लाइनें M और N भी आपस में पैरेलल होंगी। बात समझ में आई? नहीं, देखो क्वेश्चन बोल रहा पैरेलल लाइन का सिंबल ये वाला है, L इज पैरेलल टू M, ठीक, और L इज पैरेलल टू N, यही L M के पैरेलल है, यही L N के पैरेलल है। तो इस केस में तीनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, कौन कौन, L विल बी पैरेलल टू M, विल बी पैरेलल टू N, ये बोल रहा है। कैसे भाई? प्रूफ करना बहुत सिंपल है इसमें, ठीक है। एक एक स्टेप लिखने के लिए मैं नहीं लिखूंगा, आप अपने हिसाब से लिख लेना। देखो कैसे, एक मान लो एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दिया, ट्रांसवर्सल मतलब क्या, मैं थोड़ा किनारे लिख देता हूँ, चलो मान लो LMN तीन लाइनें हैं, इसमें एक एंगल ये 1 है, एक एंगल 2 है और एक एंगल 3 है। बोल रहा L और M पैरेलल है, दिया हुआ क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ, L और M पैरेलल है, मतलब ये और ये क्या होंगे, दो पैरेलल लाइनें हो और उसको तीसरी ट्रांसवर्स लाइन काट रही हो तो दोनों का करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, सेम होता है। दैट मीन्स ये दोनों करिस्पॉन्डिंग एंगल रहता है, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, होगा कि नहीं होगा। और फिर बोल रहा है कि ये वाला और ये वाला पैरेलल है, L और N, तो इस केस में एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3। अब देखो जब लेफ्ट साइड दोनों का दो इक्वेशन हो गए, दोनों का लेफ्ट साइड में सेम है तो राइट वाला भी सेम हो जाएगा। दैट मीन्स सो एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3, और यही इक्वल टू 1 भी है, यानी कि तीनों एंगल बराबर हो गए। एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3, मतलब ये फिर ये करिस्पॉन्डिंग एंगल है और ये दोनों बराबर होगा, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई, ठीक है। ये दोनों करिस्पॉन्डिंग एंगल है, इसको हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन है, और ये ऑलरेडी पैरेलल लाइन थी और ये ऑलरेडी पैरेलल थे। कहने का मतलब ये हुआ क्या कि ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3, ये इसलिए हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये थ्योरम बड़े मजे से आप लिख सकते हो, प्रूफ करके दिखा सकते हो, ठीक है। बात समझ आ गई ना पक्का? तो इस पे क्वेश्चंस हैं, हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे, ठीक है। सारे एग्जांपल मैंने नहीं लिया क्योंकि उसमें आपका बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप देख के समझ सकते होंगे, देख लिए होंगे, तो सारे लगा के मैं बहुत लंबा वीडियो क्या करूं, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो बाई चांस तो मुझे अलग से पूछ लीजिए कमेंट में, आपको बता दूंगा, ठीक है बेटा। और मैं अगले वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइजेज लेके आऊँगा इसी चैप्टर के, और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियोस को देखते रहिए ध्यान से, एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए,
ठीक है, फुल मार्क्स ले आइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।